मैथ्स में एक प्रॉपर क्रैश कोर्स लाने की कोशिश है मेरी। आज के 10 डेज में आपके मैथ्स के प्रिपरेशन को ऐसा बूस्ट लगाएगा और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ उसमें ना, बिलीव नहीं करोगे क्या कंटेंट आपको मैथ्स से मिलने वाला है अभी। एक अलग ही लेवल की चीज़ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराना यार, एक एक करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा आपको जिसको थोड़ा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर डालोगे। क्योंकि मैथ्स में कलाकारी उसी में कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसमें नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन कराया, टीचर ने करा दिया, आपने बस सीख लिया, बस उसी को कर दिया। ना, 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 ना। अगर मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से आ जाए और आप उसको सॉल्व कर डालो। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो कहीं न कहीं मेरी गलती है, बाकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपकी गलती है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें पे आपको मेंसुरेशन, ट्रायगोनोमेट्री, मैथमेटिक्स इससे रिलेटेड आपको मैं देने वाला हूँ। आने वाले मैथ्स के वीडियो में तैयार रहना यार। सब्सक्राइब करने में जल्दी बोलता नहीं हूँ, बट अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल साबित हो रहा है, देन सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नीचे एग्ज़ाम एग्ज़ाम बोलो, नीचे कमेंट में लिख देना कि सर माध्यमिक एग्ज़ाम में हम फोड़ेंगे। कमेंट में जाकर के लिख देना कि माध्यमिक एग्जाम में हम फोड़ेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन-कौन एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार है। मैं तो पूरी तरीके से हथियार आपको दे दिया है, चलाना भी सिखा रहा हूँ। कुछ दिन में पूरी तरीके से ट्रेन कर दूँगा, एग्जाम में जाके हम लोग साथ में मिलके फोड़ेंगे। लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखो, माध्यमिक एग्जाम में फोड़ेंगे। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस कमेंट से। चलो फिलहाल अब मुझे ज़्यादा में इस वीडियो से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 लाइफ साइंस के सब्जेक्ट का। तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कवर कर लिया। तो उसी के साथ सिर्फ चैप्टर नंबर 1 ही एक इकलौता बचा है जिसको हम लोग आज कंप्लीट कवर कर लेंगे। और जब कंप्लीट नहीं हो पाया तो लगभग जो 3 पार्ट्स होते हैं इस चैप्टर के, जिसमें आपको पहला मिलेगा सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, सेकंड आपको एनिमल हार्मोन, ये 2 मिलते हैं। इसके बाद प्लांट हार्मोन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एनिमल हार्मोन है, चौथे नंबर पे नर्वस सिस्टम है। तो हो सकता है आज की वीडियो में जो आपका पार्ट है एनिमल हार्मोन है, नर्वस सिस्टम का, वो हम कवर अप नहीं कर पाएँगे। लेकिन जो सेंसिटिविटी इन प्लांट्स है एंड प्लांट हार्मोन है एंड उसके साथ-साथ जो आपके पास है क्लास जो 1.5 जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, उसको जो कंप्लीट करना है वो हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे तरीके से, ठीक है? बाकी 2 रह जाएगा, शायद वो बचे, उसको हम लोग बाद में जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही उसके रिगार्डिंग हमें टाइम मिलेगा उसको हम कवर अप कर लेंगे। फिलहाल ये 3 जो टॉपिक्स है ये आज की वीडियो में कन्फर्म है कि हम कवर अप कर देने वाले हैं, ठीक है? तो कॉपी कलम निकाल लेना है आपको हमेशा की तरह एंड चीज़ों को लिखते हुए चलना हमारे साथ, जैसे हम आपको कहते हैं हमेशा। क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी वो गारंटीड है कि एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। जो ऑलरेडी आप पिछले साल का भी देख सकते हैं, स्कोर उठा करके वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा किया है। लास्ट जो चीज़ आपको पढ़ाई गई थी क्रैश कोर्स में एंड जो चीज़ें आपको सजेशन के तौर पर दी गई थी, सभी 100% सक्सेस रही थी। सेम उसी तरीके से इस साल और बेहतर होने वाला है। तो ऑलरेडी हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है सभी सब्जेक्ट और चैप्टर्स का, तो होप सो ये सभी में आप जितनी चीज़ों को पढ़ रहे हो सब आपको हेल्पफुल होगा ही होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद टॉपिक्स को छाँटा है, टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके आपके सामने यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया है। चलो उम्मीद है इतनी बातें सुनने के बाद अभी तक कॉपी कलम निकल गई होगी और साथ-साथ आप मेरे लिखने के लिए तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक लाइफ साइंस चैप्टर 1 एंड द फर्स्ट टॉपिक 1.1 इज सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हो कि हेडिंग लगा है स्टिमुलस इन प्लांट्स। व्हाट इज स्टिमुलस ये हम समझते हैं, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ आपको कि है क्या ये। तो स्टिमुलस इज अ फॉर्म ऑफ energy or a physiochemical change in the environment that can be detected by an organism promoting a response in the context of the plant stimuli can lead to various growth movements or changes in behavior। तो सिंपली नेचर में ऐसा कुछ भी है जो जिस रिस्पॉन्स करने पे मतलब आपको एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे गर्मी लगना, तो गर्मी लगेगा तो हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। ठंडा लगना, रिस्पॉन्स करेंगे। आपको चोट लगेगा, आप रिस्पॉन्स करो वही करोगे। आपको कोई मारने के लिए दौड़ाएगा, तो आप दौड़ोगे। ऐसा नहीं कि वहाँ खड़े रह जाओगे। आपको कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा आएगा आपको। तो ये सब चीज़ को हम स्टिमुली बोलते हैं, स्टिमुलस। इन सिंगल सेंस से बोलेंगे तो सिंगुलर सेंस में स्टिमुलस है एंड एक से ज़्यादा हो गया तो स्टिमुली। तो सिंपल स्टिमुलस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और a physiochemical change in the environment that can be detected by an organism promoting a response। तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होना ही होना है। और स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उस रिस्पॉन्स को ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं, जो हम आगे चल के भी बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में भी।
ये हो गया। तो स्टिमुलस वो है जो हमें रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। अगर हमें ठंडा लगेगा तो हम ऐसे कपड़े को पहनेंगे जिससे हमारे बदन को गर्मी मिले, ये चीज़ हम करेंगे। तो ठंडा लगना एक स्टिमुलस हुआ, और उसके अगेंस्ट में जो हमने रिएक्शन दिया, हमने गर्म कपड़े पहने ताकि हमारी बॉडी को ठंड का एहसास ना हो या कम से कम हो, वो रिस्पॉन्स करना हमारा कहलाता है सेंसिटिविटी। ओके, ये क्लियर है। अब जो स्टिमुलस ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल है, मैंने आपको बता दिया, चोट लगना, गर्मी, सर्दी, जुकाम, ये सब चीजें एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, ये बॉडी के अंदर हो रही है, आपको बाहर से नहीं दिखेगा भूख लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, आपको इंटरनली फील आता है कि भूख लगा है, प्यास लगा है, और उसके अकॉर्डिंग आप भूख लगा तो खाना खाओगे। जो आपने खाना खाया वो उस स्टिमुलस का रिएक्शन हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी। क्लियर है? इंटरनली आपको प्यास लगा, आपने पानी पी लिया, आपको अंदर से बुखार लग रहा है, आपने दवाई खा ली, पेट खराब लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट ले लिया। तो ये सब इंटरनल है। क्लियर हो जाता है? बहुत अच्छी बात है। तो सेंसिटिविटी स्टिमुलस का रिएक्शन है। तो जैसे कि स्टिमुलस दो प्रकार के हैं, सेंसिटिविटी भी दो प्रकार की होगी। और हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एक्सटर्नल स्टिमुलस चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस प्लांट बिहेवियर। तो मेनली हम यहाँ प्लांट के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो लाइट की वजह से, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट थ्रू फोटोट्रोपिज्म वेयर शूट्स ग्रोज टुवर्ड्स लाइट एंड रूट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, तो जो हमारा शूट्स यानी कि जो स्टीम बेसिकली जो लीव्स है, उनको पूरे तरीके से प्रॉपर हमारे पास लीफ को क्या हो रहा है, जिसमें कोई भी प्लांट का लीफ है तो उनको तो भाई अच्छे खासे क्वांटिटी में हमें मिल रही है ना, अच्छे खासे क्वांटिटी में उन्हें सूरज की रोशनी मिल रही है, तो वो उसके तरीके से बिहेव कर रहे हैं और सूरज की रोशनी की तरफ ही वो हरकत कर रहे हैं, उनका मूवमेंट उसी की तरफ हो रहा है। तो ये वो एक्सटर्नल स्टिमुलस का एक एग्जाम्पल। और वाटर की बात कर ले, टेम्परेचर है, सॉइल, ये सब एक्सटर्नली है। पानी की वजह से भी जो भी मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स में, कुछ ना कुछ रिएक्शन वो दे रहे हैं। अगर उनको पानी की जरूरत है तो जितना ज्यादा पानी होगा उस तरफ वो मूवमेंट करेंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट करते हैं। सॉइल एंड पीएच की हम बात करें तो मिट्टी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट्स में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चल के इन्हीं रिस्पॉन्स को डिटेल में समझना है हमें अभी। इंटरनल स्टिमुलस के बहुत सारे एग्जांपल्स है चेंज ऑकरिंग विद इन द प्लांट, जैसे कि हार्मोनल चेंज। तो हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन कैन इन्फ्लुएंस ग्रोथ डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। जैसे हमारे बॉडी में एसटीएच नाम का एक हार्मोन होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हाइट इंक्रीमेंट होती है, उस तरीके से यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन जो है ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है। अगर ये अच्छे से रिलीज हो रही है तो प्लांट का जो ग्रोथ है, हाइट, जो एपिकल बर्ड में जो हाइट होगा अच्छा खासा वो इंक्रीज करेगा। तो ये इंटरनल चेंज है। क्लियर हो जाता है? इसके बाद न्यूट्रिशन लेवल, तो न्यूट्रिशन लेवल पे इंटरनल चेंज है, जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो प्लांट्स को अगर मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स इंटरनली ग्रो करेगा बहुत अच्छे से। तीसरा देखो, मैकेनिकल स्टिमुली एक टाइप से, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा पढ़ लेते। मैकेनिकल स्टिमुलस मीन्स फिजिकल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट सच एज टच और प्रेशर। तो ऐसा चेंज जिसको मतलब फिजिकल टच अगर हो रहा है तो मैकेनिकल, मैकेनिक्स आप ऐसा समझ सकते हो, मूवमेंट्स हो रहा है, इट मीन्स उसको मैकेनिकल हमने स्टिमुलस नाम दे दिया। जैसे छुई मुई का पौधा हमें पता है जिसको सीजमोलास्टिक मूवमेंट कहा जाता है, एंड ये साइंटिफिक नेम हमारे पास है छुई मुई के पौधे का क्या है? मिमोसा पुडिका। क्या है? मिमोसा पुडिका। तो याद रख लो मिमोसा पुडिका, ये आपको काम आएगा, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है मिमोसा पुडिका पुडिका के बारे में। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम टच करते हैं तब जाके कुछ रिएक्शन होता है। तो ये हुआ हमारा मैकेनिकल स्टिमुलस। इसको आप एज एक्सटर्नल भी बोल सकते हो कि आपको बाहर से दिख रहा है कि वो पत्ता या जो पौधा है वो मुरझा गया है। ओके, केमिकल स्टिमुलस जो हमारे पास ये टोटली केमिकल के बेसिस पर, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस आप डालोगे प्लांट के लीव्स में, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स के लीव्स है या तो वो खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे, ऐसा वो कुछ रिएक्शन दिखाते हैं। तो इसको हम लोग केमोट्रोपिज्म भी कहते हैं। रूट्स ग्रोस टूवर्ड्स न्यूट्रिशन और अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक एसिड्स। एसिड से वो दूर रहते हैं। ठीक है, एसिड से दूर उनको रहना होगा, नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, ये चीजें आगे देखते हैं। सेंसिटिविटी बता दिया मैंने आपको। तो सेंसिटिविटी इन प्लांट्स रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो ये एक तरह की एबिलिटी है जो चेंज को डिटेक्ट करेगा, इट मीन स्टिमुलस को। तो आप ऐसा शॉर्ट में लिख लो, सेंसिटिविटी इन प्लांट रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो स्टिमुलस उसने एब्जॉर्ब किया, डिटेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं कि उसको ठंडा लग रहा है और चला चला गया ठंडे वाले इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं करेगा। बाकी डिटेल जो है ये
जस्ट फॉर नॉलेज, पढ़ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। इट इज a crucial aspect of how plants interact with their surroundings, allowing them to adapt various stimuli for survival and growth. Sensitivity is more pronounced in animals due to their ability to exhibit locomotion, but plants also demonstrate significant sensitivity through growth, movements, and physiological change. तो सेंसिटिविटी जो प्लांट एनिमल्स में ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल है, क्योंकि हम लोग में लोकोमोशन होता है, हम एक जगह दूसरी जगह प्रॉपर अपनी बॉडी को लेकर के मूव कर पाते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है सेंसिटिविटी का मतलब। ठीक है? बाकी टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी वही सेम है, 2 तरीके का ही मिलेगा। जैसा सेम 2 तरीके का हमारे पास स्टिमुलस है, ये भी 2 तरीके का है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल हो जाएगा। देखो 2 टाइप्स यहाँ पे शायद नाम लिखा है, लिख लेना, एक्सटर्नल स्टिमुलस, सॉरी एक्सटर्नल सेंसिटिविटी एंड इंटरनल सेंसिटिविटी। ये सब हमारे पास जो फोटो है, फोटोट्रॉपिक है, लाइट वगैरह, ये सब कहाँ आ जाते हैं? एक्सटर्नल में आ जाता है। तो फोटोट्रॉपिक सेंसिटिविटी यानी कि लाइट का सेंसिटिविटी, तो प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट सोर्स, जिस तरफ लाइट मिलेगा उस तरफ वो जाएगा, तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर उससे दूर जाएगा तो उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। फोटो के माने हो गया लाइट, एंड ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। अभी आ जाएंगे हम उस पर। ये वर्ड ट्रॉपिक, ट्रॉपिज्म कहाँ से आया, सब समझ में आ जाएगा। Mediated by light sensitivity compounds such as phototropins and phytochromes। तो कई बार जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, उस पे भी डिपेंड करता है कितना ज्यादा इंटेंसिटी है। लाइट तो है ठीक है, बट किधर ज्यादा इंटेंसिटी थी। कई बार लाइट है पूरे चारों तरफ, बट जहां ज्यादा इंटेंसिटी होगी लीफ उस तरफ मूव करता है। तो ये भी एक तरीके का सेंसिटिविटी है, एक तरीके का रिस्पॉन्स है ये। इसके बाद ग्रेविट्रॉपिक सेंसिटिविटी, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका ग्रेविटी के ऊपर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स के जो रूट्स हैं, जो आप रूट्स देखोगे प्लांट्स तो ऊपर पे, बट उनके जो रूट्स है वो जमीन के अंदर जा रहे हैं, तो जमीन के अंदर वो नीचे जाते हैं, तो ग्रेविटी उनको इफेक्ट कर रहा होता है, ग्रेविटी उनको और नीचे खींचता है। ये ग्रेविटी के तरफ हो गया, ग्रेविटी की तरफ होगा, ग्रोइंग डाउनवर्ड्स होगा, जिसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। और अगर ग्रेविटी से ऊपर, तो ग्रेविटी से ऊपर जो स्टीम्स है, देखो ये सारे स्टीम्स जो है ऊपर जाते हैं। ये पूरा प्लांट का बॉडी जो भी लीव्स है वो सब जमीन के ऊपर की तरफ उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ग्रेविटी के। इसको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रोइंग अपवर्ड्स। क्लियर हो जाता है? आगे देखिए। और देखो हाइड्रोट्रोपिक सेंसिटिविटी, तो हाइड्रोट्रोपिक ये पानी के आपको अंदर देखने को मिलता है ये मूवमेंट, क्योंकि जो हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, तो वाटर जमीन के अंदर देखने को मिलेगा आपको, और जमीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? वो काम है हमारे पास रूट्स का। तो रूट्स जमीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सोइल से। ये मूवमेंट हमारा कहलाता है हाइड्रोट्रोपिक। क्लियर है? चलिए, देखो रूट्स के बारे में लिखा है, देन उसके बाद थिग्मोट्रोपिक। तो थिग्मोट्रोपिक उसी को बोलेंगे सेंसिटिविटी टू टच और मैकेनिकल स्टिमुली, उसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिक। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो, क्लाइंबिंग प्लांट्स रैपिंग अराउंड सपोर्ट्स इन रिस्पॉन्ड टू टच। केमोट्रॉपिक बता दिया मैंने आपको, वही सेम चीज है, इसको भी पढ़ लीजिए फिर से। केमोट्रॉपिक सेंसिटिविटी, इट मीन्स ये हमारे पास होगा केमिकल के थ्रू, एक मिनट ये क्या आ गया, हटाओ इन लोगों को। केमिकल के थ्रू, अगर केमिकल के अकॉर्डिंग होता है रूट्स ग्रो टूवर्ड्स न्यूट्रिशन, जहां न्यूट्रिशन मिलेगा उस तरफ ही रूट्स जाएंगे, तो ये पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म हो गया। एंड अगर उसके उल्टा जाएंगे और अवे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस से उल्टा भागते हैं, फिर वो नेगेटिव केमोट्रोपिज्म हो गया। क्लियर है? तो देखो कुछ इमेजेस देखो, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोई मुई का जो पौधा है वो हमने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है। ये देखो टच किया, और यहाँ पे देखो ये पहले था, ये बाद में ऐसा हो गया, टच करने से टच किया मुरझा गया पूरा। ये आप देख पा रहे हैं, ये लीफ अपने हमने लीफ है, ये स्टेम है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे रूट है। तो ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स नीचे जमीन की तरफ मूव करते हैं, जिनको हम जियोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं, या फिर ग्रेविटी, सीधा सीधा समझो ये सब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। बाकी लीव्स को देखो, ये देखो लीव्स को, इधर देखो जो सनलाइट है उसकी तरफ वो जा रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट लाइट की वजह से हो रहा है। और स्टीम जो है, स्टेम भी हमारा लाइट की तरफ ही मूवमेंट दिखा रहा है। बाकी हमने देखो नीचे यहाँ लिया है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हमारे पास क्लिनोस्टेट। तो ये रोटेट करता रहता है, आप देखो रोटेट कर रहे हैं, इसको पैरेलल रखा गया है एकदम। तो ये देखो शूट पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, बट होता क्या है कि भैया ये तो पत्ते जो थे ये लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ चले गए। बाकी जो रूट्स है वो नीचे आने की कोशिश करते हैं, तो वो नीचे रहेगा, बाकी उल्टा डायरेक्शन में चले गए। तो लाइट वाला जिसको इफेक्ट कर रहा है, लाइट वाला पार्ट ऊपर उड़ गया, बाकी जो लाइट को जो जिस पार्ट को लाइट इफेक्ट नहीं कर पा रहा वो पार्ट
अपना नीचे की तरफ मूव कर लेता है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है और कुछ नहीं। आगे और दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे केमिकल्स के। देखो यहाँ पे लीव्स, हमारे जो पेटल्स है लीव्स के, वो बंद हो चुके हैं। देखो इनर सरफेस आउटर सरफेस की बात हो रही, तो यहाँ पे देखो कूलिंग डाउन एज टेम्परेचर ड्रॉप द आउटर सरफेस ऑफ petals grow rapidly causing the petals to blow inward and warming up जैसे ही गर्म होगा, then rising temperature cause rapid growth of the inner surface of petals going then आउटवर्ड। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी है, कहीं ना कहीं इसको हम लोग आगे देखेंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टोटली हो रहा है। अगर टेम्परेचर हमारा ठंडा है, कम होता है, तो रात के वक्त बहुत से पौधे ऐसे, उनका लीव्स पेटल्स जो है ऐसे बंद हो जाता है। बट वहीं कई बार ऐसा होता है, दिन के वक्त जैसे वो सूरज की रोशनी निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो लीव्स के पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियां हैं वो खुल जाएंगी आपकी। ओके, सो ये समझ में आया। अब देखो नीचे हाइड्रोट्रॉपिक के बारे में एक यहाँ पर हमने लिया हुआ है। इसमें वाटर रखा गया हमारे पास, नीचे तो हमारा सैंड है पूरा। ठीक है, तो ये देखो जो रूट्स है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं इसको एक रेड कलर से आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा ये। तो ये जो रूट्स आपको दिख रहा है, देखो ये रूट्स है। और ये जो रूट्स है ये मूव कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पानी की तरफ, क्योंकि नीचे सारा सैंड भरा है, सिर्फ मिट्टी है, तो मिट्टी की तरफ तो रूट्स जाएगा नहीं ना। मिट्टी में क्या करेगा, उसको तो पानी ढूंढना है, मिट्टी से पानी निकालेगा। इसके देखो इसका मूवमेंट इसके तरफ हो रहा है, जिस बर्तन में यहाँ हमने पानी रखा हुआ है। ये समझ आया। चलो, तो इतना ही चीज यहाँ पर है। और एक मैंने यहाँ पर, ये तो हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। वो जो चीज़ है वो अभी वहां पर देखने की नहीं है। फिलहाल अब हम ये देखते हैं, अब हमारे पास क्या क्या टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स से समझने के लिए वो समझते हैं। तो तीन तरीके के मूवमेंट्स आपको दिए गए, एक टैक्टिक है, एक ट्रॉपिक, एक नेस्टिक है। और तीनों में वही फैक्टर्स आएंगे। पहले तो फोटो आएगा, फोटो, दूसरा आएगा ग्रेविटी, तीसरा आएगा टेम्परेचर, फिर केमिकल। चार आ सकते हैं, मेन तीन तो आएंगे ही आएंगे। फोटो आएगा, एंड फोटो के साथ टेम्परेचर आने वाला है, ग्रेविटी आएगा, ठीक है, केमिकल किसी में आएगा, बाकी पता नहीं, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अगर लाइट के डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव फोटो होगा। अगर लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव फोटो हो गया। और अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव ग्रेविटी वाला जाएगा। अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव ग्रेविटी में जाएगा। सेम यही चीज सब में अप्लाई होगा। अगर उस स्टिमुलस जो हमारा है उसके डायरेक्शन में ही हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और उसके डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव होगा। अब अगर टैक्टिक मूवमेंट होता है तो हम कह देंगे फोटोटैक्टिक है। अगर ट्रॉपिक होता है तो कह देंगे फोटोट्रॉपिक है। अगर नेस्टिक है तो हम उसको कह देंगे फोटोनेस्टिक है। सिंपल है, स्टिमुलस सेम है, बस यहाँ पर जो मूवमेंट्स करने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। तो स्टिमुलस एक ही है, बट उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स तीन अलग अलग तरीके से सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है। तो पहली बात, टैक्टिक मूवमेंट में क्या है, ये इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकेशन लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। These involve the entire organism moving towards or away from stimulus। तो टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो एंटायर ऑर्गेनिज्म है वो पूरा, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट बॉडी एक जगह से उठ करके दूसरे जगह पे चला जाता है। तो जब ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अगर जैसे मान लो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज समझते हैं। यहाँ पे सन है, सन से लाइट निकल रही है, और यहाँ पे कोई एक प्लांट था, पहला ये पोजीशन है, अब ये पूरा उठ करके यहाँ पे आ गया, तो इसने अपना पूरा पोजीशन चेंज कर लिया 1 से 2 पे। तो ये मूवमेंट कहलाएगा टैक्टिक मूवमेंट। अब अगर ये मूवमेंट लाइट की वजह से हुआ है तो ये हो गया फोटोटैक्टिक। लाइट के डायरेक्शन में हुआ है तो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक। अब मान लो ये उल्टा हो गया, इसके जगह पर ये उठ करके यहाँ चला आया, एक मिनट, ये उठ करके यहाँ चला आया तो लाइट से दूर भाग गया, तो इसको तीसरा पोजीशन मान लो, अब दूसरे यहाँ से यहाँ चला गया वो, तो ये हो गया नेगेटिव फोटोटैक्टिक। अगर ये मूवमेंट टेम्परेचर की वजह से होगा तो हम बोलेंगे थर्मोटैक्टिक। ठीक है, डायरेक्शन आप लोग देख लेना, मैंने समझा दिया, डायरेक्शन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, समझा दिया मैंने आपको। तो मेनली टैक्टिक मूवमेंट में आपसे फोटो के बारे में पूछेगा, फोटोटैक्टिक है, नेगेटिव टैक्टिक, बस। एग्जाम्पल याद रख लेना, एक वॉल्वॉक्स और एक कैलेमीडोमोनास एग्जाम्पल रख लेना। यहाँ लिखा है सर्टेन algae स्विमिंग टुवर्ड्स लाइट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोटोटैक्टिक में जो पूरे ऐसे प्लांट्स दे लोगे, वॉल्वॉक्स एंड कैलेमीडोमोनास, कैलेमी
डोमोनस ये ऐसे कुछ प्लांट्स है जो पूरा लोकोमोशन शो करते हैं। तो ये दो एग्जांपल अच्छे से लिखिएगा, इसमें से ऐसे भी सवाल आते हैं कि भाई वो प्लांट्स का नाम बताओ जिसमें लोकेशन देखा जाता है। तो एक वॉलवॉक्स, दूसरा कैल्मीडोमोनस। ठीक है, तो केमोटैक्टिक भी अगर केमिकल की वजह से हो रहा है तो ठीक है, तो अगर केमिकल के डायरेक्शन में हुआ है, जैसे मेल, यहाँ पे क्या है, मेल ऑर्थ्रोजाइट्स ऑफ फंड्स मूविंग टुवर्ड्स एर्किगोनिया, नेगेटिव केमोटैक्टिस मूवमेंट अवे फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल से दूर अगर भाग रहा है देन वो नेगेटिव हुआ, एंड फ्रूटफुल केमिकल की तरफ जाएगा तो वो आपका पॉजिटिव केमोटैक्टिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक में देखा है, वहां पर ये से आप इजीली समझ सकते हो कि किस तरीके से पोलन ग्रेन भी अट्रैक्ट हो रहा होता है। इस तरीके से कुछ फैक्टर्स, कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है जिससे कि पोलिनेशन कराया जा सके प्लांट्स में। तो उस केमिकल के थ्रू जो प्लांट्स में जो भी आपके पोलन से वो मूवमेंट करते हैं प्लांट के बॉडी में। तो ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है ये हमारा पूरा टैक्टिक मूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि एक जगह से उठ के दूसरी जगह वो पहुंच जाएगा, पूरा चेंज हो गया। हुआ किसकी वजह से? केमिकल की वजह से, इसलिए केमोटैक्टिक। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास अब आना चाहिए ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक में क्या होता है? इट इज डायरेक्शनल ग्रोथ है रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पार्ट्स टू यूनिडायरेक्शनल स्टिमुली। दीज मूवमेंट्स रिजल्ट इन कर्वेचर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अभी जैसे उस इमेज में मैंने आपको दिखाया था, चलो वापस चलते हैं एक बार, इस इमेज में आते हैं। ये इमेज देखो, यहाँ पर मैंने आपको लीफ दिखाया, स्टीम दिखाया। देखो ये जो लीफ है, ये जो पत्ता है, क्या ये पत्ता अपने जगह से उड़ करके किसी और जगह पे, मान लो क्या उड़ करके ये इस जगह पे आया है? नहीं, पत्ता जैसा था वो अभी भी स्टीम से कनेक्टेड है। ठीक है, पत्ता अभी भी स्टेम से कनेक्टेड है, वो कहीं गया नहीं, बट वो अपना डायरेक्शन बेंड कर चुका है। वो ऐसे था, उसने अपना डायरेक्शन ऐसे बेंड किया, लाइट उसको दिखा लाइट इधर है, ऐसे झुक गया। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल के चला गया। तो पूरा जो होल पार्ट है या पूरा बॉडी है या बॉडी का कोई भी पार्ट अपना जगह टोटली नहीं बदल रहा है, सिर्फ डायरेक्शनल उसमें चेंज हो रहा है। जिस तरफ उसको लाइट दिख रही है उस तरफ वो झुक जा रहा है, बस ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपली ट्रॉपिक मूवमेंट। पूरा बॉडी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बॉडी का जिस तरफ स्टिमुलस होगा उस तरफ झुक जाएगा। ये हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर ये ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट की वजह से होगा तो हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक। और फोटोट्रॉपिक को ही फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं फोटोट्रॉपिक बोलूं या फोटोट्रॉपिज्म बोलूं, दोनों सेम है। ये देख लो, फोटोट्रॉपिक, तो ये फोटोट्रॉपिक हुआ, और ट्रॉपिक को ट्रॉपिज्म भी लिखा जाता है। ये देख लो, अगर लाइट की तरफ गया तो एग्जाम्पल क्या है इसका? सिंपल एग्जाम्पल है लीव्स। लीव्स हमारा हमेशा लाइट की तरफ जाता है तो वो फोटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल हो गया। और जो रूट्स है वो हमेशा लाइट से नीचे अपोजिट भागता है जमीन की तरफ, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हुआ। एंड ग्रेविटी, इसको ऐसे ही बोलते हैं ग्रेविटोट्रॉपिक। ठीक है, या फिर जियोट्रॉपिक बोला जाता है, जियोट्रॉपिक या फिर जियोट्रॉपिज्म। तो अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, उसको अपोजिट हुआ तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब आप एग्जांपल मुझे दो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कर रहा है और प्लांट का कौन सा पार्ट नेगेटिव जियोट्रॉपिक कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन अभी आप लोगों में से अच्छा जवाब दे पाएंगे। इसके बाद है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो की माने तो मैंने आपको बता दिया, इसके मतलब है वाटर। और ट्रॉपिक के मतलब क्या है कि बॉडी का कोई एक पार्ट डायरेक्शनली मूव करेगा। पानी देखते ही प्लांट बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? ऑब्वियस सी बात है, रूट मूव करता है भाई। जड़, जड़ को जरूरत है पानी की, वही तो पानी ढूंढ के ला रहा है सारे प्लांट बॉडी के लिए। तो जो रूट है, देखो, रूट एग्जिबिट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स एरियाज विद हायर वाटर अवेलेबिलिटी। ये मैंने आपको इस इमेज में भी देखा है। इस इमेज में देखो, इतने गौर से देखा हमने। ये जो रूट्स हमें दिख रहा है भाई, ये जो रूट्स है, इसको हमने पूरा सैंड में भर रखा है, पूरा बालू के आसपास, बट वो बालू को परवाह ही नहीं उसको, उसने बालू को छोड़ा और वो जा रहा है यहाँ पर जिस जार में हमने पानी रखा हुआ है, पानी की तरफ जा रहा है वो। तो रूट्स हमेशा तो पानी की तरफ ही जाएगा। इट मीन्स कैसा मूवमेंट करने वाला है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा सकता है? ऑब्वियसली बात है, स्टीम जाएगा, लीफ जाएगा। लीफ वगैरह तो पानी तरफ जा नहीं रहा, वो लाइट की तरफ जा रहा है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक हो गया। तो आपको सिंपल ये समझना है कि जो स्टिमुलस है उसकी वजह से कौन सा मूवमेंट, कौन सा पार्ट कर रहा है मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव नेगेटिव सब बता सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। केमोट्रोपिज्म या फिर केमोट्रॉपिक, आप इसको पढ़ो ना पढ़ो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि केमोट्रॉपिक है नहीं सिलेबस में फिलहाल के लिए। ठीक है, तो छोड़ ही देते हैं उसको हम लोग।
इसके बाद है नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक में क्या होता है ये देखो, इसमें क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है टू स्टिमुली वेयर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस बट इट्स इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट क्या था, लाइट मिला तो पूरा प्लांट एक जगह से उठ के दूसरी जगह पहुंच गया। लाइट मिला, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हुआ, प्लांट वही है, बस उसका जो लीफ है जो स्टेम है वो बस अपना पूरा रुख कर लिया लाइट की तरफ, उधर ही झुक गया। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी तरह का आपको डायरेक्शनल चेंज भी नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल एक खास तरीके का मूवमेंट होगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर कि स्टिमुलस का इंटेंसिटी क्या है। जैसा कि मैंने आपको वहां दिखाया एक एग्जाम्पल में, वो जो पीटर्स जो पंखुड़ी थे पत्तों के, कहाँ गई एक बार देखते हैं, ये वाला। फिर इसको देखो, ये जो पंखुड़ी के जो पत्ते, ये क्या हो रहा है, जब कूल डाउन हो रहा है, जब ठंडा हो रहा है, तो पंखुड़ी के जो पत्ते हैं यानी कि जो भी पत्तियां हैं वो बंद हो जा रही हैं। ये पत्तियां बंद हो गई, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, तो ये पंखुड़ियां खुल जा रही हैं, खिल जा रही हैं पूरा इस तरीके से। तो ये हुआ नेस्टिक मोमेंट, जिसमें स्टिमुलस की इंटेंसिटी डिपेंड करती है, भाई कितना ज्यादा इंटेंसिटी का वो है, कितना ज़्यादा ठंडा है कितना ज़्यादा गर्म है, ये डिपेंड करेगा। तो चूंकि वो टेम्परेचर के थ्रू था, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे थर्मोनेस्टिक। और अगर लाइट की वजह से हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा लाइट है, देखो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, एग्जाम्पल फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर एंड वाटर लिलीज ओपनिंग एट सनराइज एंड क्लोजिंग एट सनसेट। तो ये भी, ये सन निकलते तो उस लाइट की वजह से ही ये खिल रहे हैं, और लाइट खत्म तो फिर मुरझा जाएंगे शाम में रात में। ये हो गया फोटोनेस्टिक। टिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच और मैकेनिकल स्टिमुली, द रैपिड क्लोजिंग ऑफ लीव्स इन द मिमोसा पुडिका प्लांट व्हेन टच्ड। ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट में ही काउंट करते हैं हम, जैसे उसको टच करेंगे तो वो टच करने का इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो इमेज मैंने आपको पहले दिखाया, इस तरीके का हमारे पास लीव्स रहता है, पहले पहले मजे से ऐसा रहता है, फिर बाद में वो मुरझा जाता है सारा का सारा। ये आपने जो टच किया, वो टच पे ये डिपेंड करेगा आपकी टच की इंटेंसिटी क्या थी। क्लियर है। देखो सिस्मोनेस्टिक यहाँ पर है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल शॉक और वाइब्रेशन, या तो मैकेनिकल शॉक दो या फिर वाइब्रेशन दो। तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट एक अलग से हमारा लिखा गया है, लेकिन थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट भी इसी को कहते हैं। थिग्मोनेस्टिक बोलो या सिस्मोनेस्टिक बोलो, बात एक ही पड़ता है। और थर्मोनेस्टिक मैंने आपको दिखाई दिया एग्जाम्पल पहले ही, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर हो जाता है, कुछ भी है नहीं इसमें हार्ड अब, है ना। अब बात आती है कि टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक के बीच में डिफरेंस लिखना होता है सर। तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंस आपके लिए निकाल रखा है। मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पर सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ टैक्टिक और ट्रॉपिक ही दिख रहा है। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से गैप हुआ, ठीक है, देखो मैं गैप हो गया। अब आप यहाँ से पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे देख लो जो हमने डिफरेंस लिख रखा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ प्लेस, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ टर्गिडी एंड टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो ये सब लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन में। अदरवाइज 3 मार्क्स में ये डिफरेंट एकदम डेफिनेट गारंटीड है मेरी, कि आपको या तो टैक्टिक या ट्रॉपिक या फिर टैक्टिक और नेस्टिक, इन दो के बीच में डिफिनेशन डिफिनेशन बोल रहा हूँ सॉरी, डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेहतर है कि तीनों को ही याद कर लिया जाए। ठीक है, उम्मीद है आपने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं वापस से आ जाता हूँ स्क्रीन पर, और हम लोग अब अपने दूसरे टॉपिक यानी कि प्लांट हार्मोन की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, मैं वापस आ गया, चलो हम लोग प्लांट हार्मोन की तरफ आगे चलते हैं अब। ओके, ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, हम लोग चलेंगे आगे अब अपने टॉपिक प्लांट हार्मोन की तरफ। तो व्हाट आर हार्मोन्स, वो पहले समझ लेते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन मिनिट क्वांटिटीज विद इन प्लांट्स। देखो सिंपल बताता हूँ, मैं हमेशा हार्मोन के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ रिमोट का। आपने रिमोट तो देखा ही होगा, या रिमोट ले लो या मोबाइल फोन ले लो, रिमोट होता है हमारे टीवी का। तो उस टीवी के रिमोट में हर एक फंक्शन के लिए एक अलग बटन मौजूद होता है। आपको चैनल चेंज करना है तो बटन है, चैनल में आगे जाना है तो एक बटन है, पीछे आना है तो एक बटन है, वॉल्यूम आपको बढ़ाना है तो उसके लिए एक अलग बटन है, वॉल्यूम कम करना है उसके लिए एक अलग बटन है। आपको जिस जो काम है, अगर आपको चैनल अगर बढ़ाना है, आपको आगे जाओगे तो जो उस बटन को प्रेस करोगे चैनल चला जाएगा आगे। फिर जैसे ही उस बटन को आप छोड़ दोगे, वो बटन का कोई यूज नहीं है, खत्म, उसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, उस तरीके से सभी बटन अपने अपने काम करते हैं। पावर ऑन पावर ऑफ का एक अलग बटन है, आपको कलर चेंज करना, साउंड लेवल चेंज करना है, ठीक है, ये सब है। ये दो चैनल को आपस में लिंक कर देना है कि आप एक बार
एक बटन प्रेस करोगे, 2 चैनल लिंक से, एक 41 नंबर चैनल और एक कोई 102 नंबर चैनल। तो अब जैसे ही उसको स्विच वाला बटन टिपोगे तो 102 से या तो 41 में चला जाएगा या फिर 41 से 102 में चला जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो बॉडी है, यहाँ से इंस्पायर होकर ये सब सिस्टम बने हुए। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली केमिकल्स हैं। एक खास तरीके के केमिकल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और साथ में प्लांट्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर काम होगा वो आएंगे, अपना काम करेंगे, करके निकल जाएंगे। इसको ही कहेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, लाइफ टाइम नहीं होते। जैसा आपने एक बार बटन प्रेस किया, काम खत्म, फिर अब बटन का कोई काम नहीं है जब तक आप दोबारा उसको यूज ना करो। ये एक सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमारा होता है। देखो क्या लिखा है हमने, दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हार्मोन इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट बाय फंक्शनिंग ऑन टारगेट ऑर्गन्स ईदर लोकली और एट रिमोट साइट्स। तो टारगेट ऑर्गन्स जो होगा उस पर टारगेट करेगा। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ग्रोथ करना है तो वहां पे हार्मोन काम करेगा, पूरे बॉडी पे नहीं। कोई एक हार्मोन होगा जो सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए काम होगा, कोई एक हार्मोन इसका काम होगा सिर्फ भाई ग्रोथ मेंटेन करना है, जो हेल्थ है चौड़ाई उसको देख लेना है। कोई एक हार्मोन होगा जिसका बस इतना ही काम होगा कि बाहर से कोई इंसेक्ट वगैरह आके हमला ना करे। कोई एक हार्मोन होगा जो ये करेगा भाई पत्ता होता देखो कौन बुढ़ा गया उसको थोड़ा रिपेयरिंग कर देना है। यही सब होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के हार्मोन्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मेन टाइप्स, एक तो नेचुरल हार्मोन्स है जो नेचुरल फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब उसके अंदर आपके पास एक ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में शामिल। उसके बाद माइनर हार्मोन्स की हम बात करेंगे तो एब्सिसिक एसिड है एंड ट्रॉमेटिक एसिड है। तो नेचुरल हार्मोन में ऑक्सिन आ जाता है हमारे पास। ऑक्सिन का एग्जांपल है हमारे पास IAA एग्जांपल, याद रखिएगा। ऑक्सिन का हार्मोन का एग्जांपल IAA, जिसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, इंडोल एसिटिक एसिड। साथ साथ बोलिए, ऑक्सिन हार्मोन का एग्जांपल क्या है, IAA, एंड उसका हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। याद रहेगा इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए, अब इंडोल एसिटिक एसिड के बाद आप यहाँ अगर गौर करोगे तो आपको दिखेगा एक हमारे पास है जिबरलिन, जिसको जिबेरेलिन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। इसको GA1 GA2 इस तरीके से नामकरण दिए गए, बस GA याद रख लो चलता है। साइटोकाइनिन से एग्जांपल आगे बता दूंगा। एब्सिसिक एसिड क्या है, ये इंड्यूस करता है स्टोमाटल क्लोजर एंड लीफ सीडिंग्स को। तो स्टोमाटा में पता है पत्तियों में होता है, स्टोमाटा को बंद होना, लीफ को सील करना के काम किसका, एब्सिसिक एसिड का है। तो इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एब्सिसिक एसिड, इसका काम बताओ, तो यहाँ से लिख देना। क्लियर। इसके बाद है ट्रॉमेटिक एसिड। तो ट्रॉमेटिक एसिड क्या, एड्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स। कहीं चोट लगा है उसको, जख्म को भरने में कौन काम करता है, ट्रॉमेटिक एसिड काम करता है। आगे चलते हैं, चलिए। तो पहला आर्टिफिशियल हार्मोन हम देख लेते हैं, इसके बाद आर्टिफिशियल हार्मोन भी है। नेचुरल हार्मोन की तो बात हो गई, अब आर्टिफिशियल हार्मोन देखते हैं। तो कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, जो जो हम लोग लैब में बना रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन। तो ये आर्टिफिशियल हार्मोन हमारे पास देखो एग्जांपल क्या क्या है। पहला IPA, जिसको इंडोल प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर एंड ये लास्ट वाला, इसको खास तौर से याद कर लेना। अगर आप सारे याद कर लेते हो देन वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट सारा ना कर सको तो IPA IBA और 2,4D याद जरूर करना, क्योंकि इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड 2,4, इट मीन्स 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये MCQ में आपको देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है, तो कोई सा 1 या 2 लिखने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब कुछ पोस्टुलेट्स है हाइपोथेटिकल, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स है। देखो, एक तो नेचुरल हार्मोन हो गया, उसने बता दिया आपको जितने थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन एंड कुछ एब्सिसिक एसिड एंड ट्रॉमेटिक एसिड, ये हमने बता दिया आपको। इसके अलावा भी हमने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल हार्मोन जो लैब में तैयार किए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पोस्टुलेटेड हार्मोन्स, यानी कि उन पर अभी रिसर्च चल ही रहा है, ओवरऑल उनके फंक्शन के बारे में कुछ भी प्रॉपर हमें नहीं जानकारी है। वो पोस्टुलेटेड है, मतलब ऐसा माना गया है कि हाँ ऐसा भी कोई हार्मोन है। जब पूरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा है, तो उसका फंक्शन जब पता चल जाएगा तब वो भी सिलेबस में आ जाएगा। खत्म। तो हॉर्मोन्स whose characteristics and modes of action are not fully understood। एग्जाम्पल चारों ही याद कर लेना, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अगर चारों ना याद कर सको तो एक डोरमिन और एक वर्नलिन, ये 2 खासतौर से याद रखना, ये ज्यादा रिपीट होते हैं। तो फ्लोरिजेंट, वर्नलिन और डोरमिन, और हमारे पास है कैलनिन्स।
ठीक है, ये याद रख लेना आपको। दो याद रख लेना क्योंकि एग्जाम्पल 100% पूछेगा आपसे पोस्टुलेट हार्मोन का, बस एग्जाम्पल ही पूछता है इसके बारे में और कुछ नहीं पूछता है। अब एक एक करके आओ हम ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरेलिन के बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इनका काम क्या है, ये मिलते कहाँ है और जाते कहाँ कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सिन हार्मोन में अगर हम चर्चा करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन आर अ क्लास ऑफ नाइट्रोजिनस फाइटो हार्मोन्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल, सॉरी क्रिटिकल लिखा है ना, क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सिन हार्मोन नाइट्रोजिनस फाइटो हार्मोन से, इसका मतलब ऑक्सिन हार्मोन में नाइट्रोजन बेस मौजूद होता है। ठीक है, नाइट्रोजन मौजूद है यहाँ पर। एंड दूसरी बात, ये क्रिटिकल रोल किसमें प्ले करते हैं, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो प्लांट ग्रोथ में इसका मेन रोल है, प्लांट ग्रोथ में खास तौर से एपिकल बड में ही ज्यादा ग्रोथ करता है, जो हम आगे इसके फंक्शन वाले पार्ट में चेक करते हैं। डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो टर्म है ऑक्सीन, इसको सबसे पहले यूज किया था फ्रिट्ज वेंट ने, हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। तो इन्होंने ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जस्ट जनरल नॉलेज है, इसको आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, जनरल नॉलेज याद रख लो बस, याद नहीं करना ऐसे कि एग्जाम में आएगा ना, बस ऐसे ही कि फ्रिट्ज वेंट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बताया था। उन्होंने ही काम किया कि भाई ये क्या काम कर रहा है प्लांट बॉडी में, इसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दी आपको। ठीक बात है। इसके बाद देखो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है इसका। ऑक्सीजन आर जनरली फाउंड एज कॉम्प्लेक्स विद अमीनो एसिड्स और सुगर से, या तो अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स के साथ मिलेगा या शुगर के कॉम्प्लेक्स के साथ मिलेगा। दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ, बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट से मिलकर के ये बना होता है। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड वेरियस इंडोल कंपाउंड सर्व एज प्रीकर्सर्स फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। तो ये लोग ऑक्सीजन हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं, हर चीज जो है। अब देखो दो तरीके का ऑक्सीजन है आपके पास, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। तो नेचुरल तो वो जो नेचर में बाय डिफॉल्ट प्लांट बॉडी में पाया जाता है, सिंथेटिक वो जो हमने लैब में बनाया है अब प्लांट बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं एज पर नीड। तो पहला एक तो हो गया आई डबल ए, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड हम जानते हैं, पहले ही बोल दिया मैंने। द फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ये सबसे पहले आइडेंटिफाइड था एंड मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीजन है, प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन द शूट टिप्स, लीफ, primordia and developing needs. Non-indole compounds such as naphthalene, एसिटिक एसिड जिसको एन डबल ए हम कहते हैं, तो ये नॉन इंडोल कंपाउंड्स है। एक तो इंडोल वाला होगी, इंडोल वाला नहीं है। ओके, सिंथेटिक है, कंपाउंड्स क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज दैट मिमिक नेचुरल ऑक्सीजन इंक्लूडिंग। तो सिंथेटिक में आपको पता, आर्टिफिशियल में नाम दिया था मैंने आपको, ये मैंने बोला भी था, तीन इंपॉर्टेंट, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इसलिए बोला था क्योंकि ये एक तरीके के सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन्स है। जब जब ऑक्सीजन की बात होगी तब तब इन लोगों को याद किया जाएगा। खत्म हो गया कहानी इसका। अब फंक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सबसे पहला फंक्शन सेल इलोंगेशन, सेल का साइज बढ़ाता है। प्रोमोट्स द इलोंगेशन ऑफ सेल्स पर्टिकुलरली इन स्टीम्स एंड रूट। तो खास तौर से एग्जीम जो फंक्शन है ऑक्सीजन का वो कहाँ पर है, स्टीम्स एंड रूट्स में, ये हमें ध्यान देना है। ये पूछेगा आपसे खास तौर से ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ पे काम करता है, स्टीम्स एंड रूट्स में काम करता है। दूसरा एपिकल डोमिनेंस, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, एपिकल बड में ग्रोथ करता है आपका ये। तो अभी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, प्रोमोटिंग अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द मेन रूट। तो जो मेन शूट है उसका अपवर्ड ग्रोथ बढ़ाएगा एंड बढ़ेगा आपका साइज में। फोटोट्रॉपिज्म में ये हेल्प करता है, एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड ऑफ प्लांट causing cells to elongate more on that side and resulting in bending towards light। इसके बाद ग्रेविटोट्रॉपिज्म में भी हेल्प करता है, हेल्प्स रूट ग्रो डाउनवर्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, stimulates the formation of adventitious roots and is used in rooting powder for plant propagation। Fruit development plays a role in fruit development and can be involved in parthenocarpy, fruit developed without fertilization। ऑक्सीजन हार्मोन का सबसे मेन काम है सेल इनोकुलेशन, सेल का साइज बढ़ाता है। दूसरी बात, लेटरल बाद में आपको ग्रोथ देखने को मिल गया, ठीक है। एंड फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, जियोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो भी फ्रूट है उसको अच्छे से पकने में, डेवलप होने में ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करता है प्लांट्स के बॉडी में। इसके अलावा ऑक्सीजन हार्मोन का यूज करके हम पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं। तो पार्थिनोकार्पी क्या है, पार्थिनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसमें हम बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स को डेवलप कर सकते हैं।
तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है मेल और फीमेल का मीटिंग होना, उसके बाद यहाँ पर सीड्स बनता है, फिर जाकर के फ्रूट डेवलप होता है। बट पार्थिनोकार्पी अगर हम करते हैं तो पार्थिनोकार्पी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें फर्टिलाइजेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलो, इमेजेस देखो, ये देखो ऑक्सिन हार्मोन है, यहाँ देखो रूट एपेक्स में पाया जा रहा है, तो रूट को ये डेवलप करता है, अच्छे से हेल्प करता है, जिससे क्या होता है जियोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इस जगह पर लेटरल साइड में आपका ज़्यादा ऑक्सिन आपको दिख रहा है, ये जो कि ज़्यादा ऑक्सिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ है और उसके उल्टे हिस्से पे ग्रोथ कम हुआ है। यहाँ पे भी हमने उसको देखो मोर ग्रोथ, ये जो आपको डॉटेड साइड दिख रहा है शेडेड साइड, यहाँ पर ऑक्सिन है, बाकी जो शेडेड साइड नहीं है वहाँ पे ऑक्सिन नहीं है। तो जहाँ पे ऑक्सिन है देखो वो ज़्यादा ग्रो किया है, और जहाँ पे ऑक्सिन नहीं है वो कम ग्रो किया हुआ है। तो ये हो गया, सिंपल सी बात है। ये जो कर्वेचर बना है देखो लाइट फोटोट्रॉपिक कर्वेचर है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है। ये समझ आया बात? तो ये आई थिंक हमारा ऑक्सीजन हार्मोन खत्म हो जाता है। देख लेते हैं खत्म हुआ कि नहीं। हाँ हो गया। बट छोटा सा जानकारी लेना है, ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, कैसे कैसे जाता है। तो ऑक्सीजन are transported in polar manner, meaning they move in one direction, typically downward in shoots and upward in roots। ठीक, ये देख लो, अगर ये हमारे जैसे स्टेम है तो यहाँ पे अगर ना भी समझ में आई तो हम यहाँ पे बना ही सकते हैं, यहाँ पे बना सकता हूँ कि ये पूरा ऐसा हो गया, स्टेम जैसा बना लो। तो स्टेम आपका, तो स्टेम से शूट्स बोल सकते हैं। तो स्टेम में ऊपर से नीचे मूव करेगा, यहाँ पे लीफ वगैरह है, तो यहाँ इस डायरेक्शन से वो नीचे आएगा, बस नीचे आया रूट्स तक पहुँचा फिर ऊपर गया, और इसके बाद वो फिर नीचे गया। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है, अप एंड डाउन का जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोल पे ही मूव कर सकता है, ऊपर नीचे। ऐसा नहीं कि पूरा चक्कर लगाता नहीं, एक बार गया फिर नीचे आया, ऊपर नीचे ऐसे जैसे लिफ्ट में होता है ऊपर नीचे, वैसा मूवमेंट है इसका, सिर्फ पोलर पे। खत्म हो गया। इसके बाद ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, दिस ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड जैसे कि एटीपी एंड अकर थ्रू पैरेन्काइमा सेल्स सराउंडिंग वास्कुलर टिश्यूज। तो वास्कुलर टिश्यूज से कवर रहता है और पैरेन्काइमा सेल्स में पाया जाता है, और वहां पे ये क्या काम कर रहा होता है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, मीन्स एटीपी। ठीक है। रोल इन एग्रीकल्चर, तो यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू प्रमोट रूटिंग इन रूटिंग कटिंग एनहेंस, जैसा हमने देख रखा है फूड वगैरह ऑलरेडी, तो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन डिग्रेडेशन आप खुद पढ़ लो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। मैं डायरेक्ट चलता हूँ साइटोकाइनिन के ऊपर। तो ये हमारे पास है साइटोकाइनिन। एक मिनट, ठीक कर क्या रहा है ये, हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हट जाना चाहिए, हट नहीं रहा है, हटाते हैं, नहीं हट रहा। ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही इसको खत्म करते हैं। साइटोकाइनिन क्या हार्मोन है कैसा है, देखो साइटोकाइनिन आर क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन्स दैट प्रोमोट सेल डिवीजन। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स हार्मोन्स जो सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है उसको साइटोकाइनिन्स बोलते हैं, और इसी से रिलेटेड साइटोकाइनेसिस भी, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्कवरी की अगर हम बात कर ले तो साइटोकाइनिन्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दी 1950s। तो 1950s में सबसे पहले जो हमारे जेटिंग थे, बीइंग द फर्स्ट आइडेंटिफाइड नेचुरल साइटोकाइनिन, जीमेज ने आइडेंटिफाई किया था। तो जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे उसमें क्या था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे चीज थे यहाँ पर, कुछ कार्बन भी थे ऑक्सीजन में। उस तरीके से है जो हमारा साइटोकाइनिन है उसमें क्या है, साइटोकाइनिन सर एडिनाइन डेरिवेटिव्स, ये एडिनाइन डेरिवेटिव्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, प्यूरिन बेस, देखो कंटेनिंग है प्यूरिन बेस एंड अ साइड चेन दैट कैन वेरी अमंग डिफरेंट टाइप। ठीक, ये चीज है। तो डिफरेंट टाइप्स में देखो दो तरीके का मेन आपको, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। तो नेचुरल में एग्जांपल्स हमारे पास है जीटीन, आइसोपेंटाइल, तो जीटीन आइसोपेंटाइनिल, एडिनाइनिन एंड टाइंटिन, ठीक है कुछ है। तो जीटीन आइसोपेंटाइनिल याद रख लो, बाकी ना भी याद हो तो भी चलेगा। ठीक है, उतना कोई इशू वाला बात इसमें नहीं है। मेन इसका फंक्शन याद रखना आपको, वो देख लेना। इसमें कुछ नाम याद रख लो, जैसे ये बीएपी याद रख लेना, बेंजल अमीनोप्यूरिन, ठीक है, एंड बाकी ना भी याद रहे तो चलो। फंक्शंस की हम बात कर ले तो पहला सेल डिवीजन, तो आपको पता चल गया मेनली सेल डिवीजन में फोकस है। तो ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स टिश्यूज
पर्टिकुलरली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ज़्यादा अच्छे से सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। शूट डेवलपमेंट, ये भी ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, कंट्रैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस ये भी करेगा। लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करता है, जैसे लीफ का जो एरिया होता है, मान लो लीफ इतना था एरिया इसका, ठीक है? इसको ये और बड़ा करके इतना कर दिया, तो पूरा सरफेस एरिया बढ़ा होता है, पहले इतना बड़ा था वैसे इतना बड़ा कर दिया, ऐसा कर देता है। आपसे पूछ लेगा लीफ का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, तो साइटोकिनिन हार्मोन आपको लिख के आना है। रूट ग्रोथ में ये भी इन्फ्लुएंस करता है एंड कैन प्रमोट रूट ब्रांचिंग। न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन में हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम ओल्डर टिश्यू, पुराने टिश्यूज से या नए टिश्यूज में खाना वगैरह न्यूट्रिशन पहुंचाने में भी हेल्प करता है। टिश्यूज कल्चर भी है वाइडली यूज्ड इन प्लांट टिश्यूज कल्चर टू प्रोमोट सेल डिवीजन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, आगे चलो। आगे और भी हमारे पास वही सेम चीज बचा है, ट्रांसपोर्ट, तो इसको भी आप खुद से देख सकते हैं। हाँ वापस आ गया, एक मिनट। हाँ, तो देखो ट्रांसपोर्ट, तो साइटोकाइनेसिस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम एंड कैन मूव फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, तो ये भी रूट्स से शूट्स की तरफ हमारा आराम से रूट शूट से, शूट्स को सिंपली स्टेम समझो, वही चीज है, मैं शूट्स बोल रहा है, यानी कि आप उसको स्टेम भी समझ सकते हो। शूट्स टू स्टेम मूव कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू मूव कर रहा है, जाइलम के थ्रू। एग्रीकल्चर में जो रोल है वो सिंपल है, ये भी हमारा ऑक्सीजन की जैसा ही है कुछ, तो यूज टू इनहैंस क्रॉप यील्ड, प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स। रेगुलेशन आप पढ़ लेना, चलेगा। चलिए जिबरेलिन्स के बारे में जानते हैं। जिबरेलिन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स that promotes growth and development, particularly in a stem elongation and germination and flowering। ठीक है, तो ये मेनली स्टेम एलोंगेशन, वहां भी तो आप देखा कि सेल एलोंगेशन में वो काम कर रहा है, एपिकल बर्ड्स लेटरल बर्ड्स पे काम कर रहा है। ये मेनली स्टेम एलोंगेशन, जो तना होता है पेड़ पौधे का स्टेम, उसको ये एलोंगेट करने में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन, सीड में जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये उसमें हेल्प करता है। एंड फ्लावरिंग यानी कि फूलों का खिलना, उस पर भी ये हेल्प करता है। इतना तो फंक्शन ऐसे ही हो गया, आपको फंक्शन आएगा 3, यही लिख देना, खत्म हो गया बात। डिस्कवरी की हम बात कर लेंगे, तो जो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था ये 1930 में हुआ था, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जिबेरेलिया फूजी कुरुई, तो उनके नाम से ही इसका नाम पड़ गया जिबरेलिन। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जिबरेलिन्स आर terpenoid compounds with over 130 different gibberellin identified, each with varying biological activity। तो अभी तक आपको दिख रहा है कि 130 से ज़्यादा मिला, जिसका नाम उस तरीके से आपका GA1, GA2, GA3 है। ये देखो नेचुरल हार्मोन्स में क्या है, नेचुरल जिबरेलिन्स में जिबरेलिक एसिड GA1, GA3, GA4, GA7, इसी करके GA130 तक चलेगा। सिंथेटिक हार्मोन कंपाउंड्स लाइक GA4+7, तो GA4+7 एक सिंथेटिक हार्मोन है यूज्ड इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। इसमें एक ही नाम मैंने दिया, याद रख लेना। वैसे जिबरेलिन हार्मोन का जो सिंथेटिक पार्ट है ये पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है, पूछेगा नहीं, उतना जोर देने की जरूरत है ही नहीं। चलते हैं आगे, चलो। फंक्शन, तो स्टेम एलंगेशन आप करेगा, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, ये फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। क्या बताऊं, बस पढ़ लेना आप लोग। बॉल्टिंग बता देते हैं, ये कहता है प्रमोट द ट्रांसमिशन फ्रॉम नेगेटिव ग्रोथ टू फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड कैबेज। खुद ही लिख सकते हो कि भाई ये सेल स्टिमुलेशन में हेल्प करता है जिबरेलिन हार्मोन, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और फ्लावरिंग जो फ्लावर पार्ट है उसको डेवलप होने में हेल्प करता है। बस बात खत्म, आपको शॉर्ट में ही लिखना है यहाँ पे चीजें। ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे, तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू मूवमेंट होता है। जिबरेलिन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फोलम बोलते हैं उसको, फोलम, हाँ ठीक है। अलोइंग देम टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रोल इन एग्रीकल्चर, यूज टू इंक्रीज फ्रूट साइज, प्रमोट यूनिफॉर्म जर्मिनेशन एंड इनहेंस क्रॉपी यील्ड्स particularly in cereals एंड वेजिटेबल्स। तो एग्रीकल्चर में यही सब यूज है इसका। एंड रेगुलेशन आप एज यूजुअल पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा ये डब्बा मैंने बनाया आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन हार्मोन के बारे में, ये आप अच्छे से देख लेना, बात खत्म इसका। आगे चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है रोल ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन इन एग्रीकल्चर।
तो आर्टिफिशियल हार्मोन हमने भी कई नाम देखे आर्टिफिशियल हार्मोन में, उन सभी हार्मोन में से सबका ही यूज एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट ले रहे हैं, बस यही हमें देखना है। तो पहला तो इनहेंस ऑफ क्रॉप यील्ड, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड इंक्रीज द ओवरऑल यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय प्रोमोटिंग सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन के थ्रू जो भी आर्टिफिशियल हार्मोन है वो क्या कर पा रहे हैं, आपका अच्छे से सेल डिवीजन हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे यूज हो रहा है फ्रूट डेवलपमेंट का। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, फ्रूट डेवलप कर पा रहे हैं, जिसको सीडलेस फ्रूट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे। तीसरी बात, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, तो प्रोमोट यूनिफॉर्म सीड जर्मिनेशन एंड सीडिंग ग्रोथ फॉर कंसिस्टिंग क्रॉप स्टैंड्स। यूनिफॉर्म मतलब अच्छे से हर चारों तरफ से इक्वली जर्मिनेट हो रहा है वो। फ्लावरिंग कंट्रोल, मैनिपुलेट कर सकते हैं फ्लावरिंग टाइम्स को, कब फूल उगना चाहिए कब नहीं उगना चाहिए। अलाउिंग फॉर ऑफ सीजन फ्लावरिंग एंड एक्सटेंडेड हार्वेस्ट पीरियड। ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबिलिटीज हो पा रही है। तो इतना ही याद कर लो बहुत है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल तो ये आएगा नहीं, 3-4 नंबर की आएगा, 4 पॉइंट्स बहुत है बस। इसके बाद हमारा टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये लोकोमोशन स्टार्ट हो गया। लोकोमोशन में भी आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है। अब चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर के 5 मिनट बाद आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फटाफट इसको अभी निपटाता हूँ। देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट बहुत सिंपल है, पहले ही बता चुका हूँ। लोकोमोशन पूरा बॉडी, आप मैं यहाँ से उठा, यहाँ से उठ के उधर चला गया, पूरा लोकोमोशन। मैंने अपना पूरा बॉडी का पोजीशन चेंज किया, लोकोमोशन। अब मूवमेंट जैसे मैं भी कर रहा हूँ, हाथ ऐसे उठा रहा हूँ ऐसे वैसे, इस चीज़ को ऐसे कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट हुआ एक ही जगह बैठ करके बॉडी पार्ट्स को हिलाते रहना, और लोकोमोशन हुआ पूरा बॉडी को लेकर के ढोते रहना। देखो यही लिखा है डिफिनेशन हमने, वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंड फॉर वन प्लेस टू अनदर। तो बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व द इंटायर बॉडी और अ मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटायर बॉडी या मेजर पार्ट, मेनली पूरा ही बॉडी, पूरा पूरा। पर्पस बहुत सेम, हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, खाना ढूंढने के लिए, भूख लगता है तो उठते हैं, टेकिंग शेल्टर जगह के लिए, मेटिंग एंड ब्रीडिंग एंड बेटर रिसोर्सेज। मेनली हम एज अ ह्यूमंस लोकोमोशन क्यों करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, खाना ढूंढते हुए, खाने की तलाश में, कि हमें भाई सोर्स ऑफ मनी चाहिए, ताकि के लिए भी, काम धंधे के लिए भी जाते हैं। और एक रीज़न हमारा जैसे कि मीटिंग का बात है तो रिश्ता भी ढूंढना अच्छा खासा है ना, वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी लोकोमोशन करते हैं हम लोग, मन की बात है, समझते हैं आप लोग। माइग्रेशन होता है यहाँ से वहाँ। माइग्रेशन का सिंपल है, फूड नेसेसरी साइट्स वगैरह के लिए माइग्रेशन करते हैं, और कई बार सेफ्टी के लिए भी माइग्रेशन करते हैं। लोकोमोशन हम करते हैं सेफ जगह ढूंढने के लिए। तो जानवरों में ये देखा जाता है, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह, इसके अलावा और भी जो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, वो एक ऐसा जगह ढूंढते हैं प्रॉपर जो सेफ हो, तो अपना जगह कई बार वो बदल देते हैं। समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप एक मिनट, ये दोबारा कैसा है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, आगे चलते हैं। तो वो पीछे चला गया था स्लाइड वो, ठीक है। मूवमेंट, तो मूवमेंट बता दिया। मूवमेंट क्या है हमारा, एनी चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन द इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो पूरा बॉडी में वो तो इन्वॉल्व रहेगा नहीं। जैसे आपने देखा था एग्जांपल की, जो पत्ती थी हमारे पास, स्टीम था, स्टीम से लगा जो पत्ता है, सिर्फ पत्ता जो है वो बेंट हो रहा है लाइट की तरफ, बस ये हुआ मूवमेंट। पूरा प्लांट नहीं जा रहा उठ करके कहीं। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या, कैन अकर एट एनी बायोलॉजिकल लेवल फ्रॉम सेलुलर टू ऑर्गेनिज्म। ओके, पर्पस बहुत सिंपल है, बॉडी फंक्शनलिटी के लिए, अलाउस फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल पर्पस सच एज डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, इनेबल ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट। अब जैसे मच्छर एक कान के वजह हमारे एक बार कान में था, ये हो गया मूवमेंट, किसकी वजह से हुआ, मच्छर को भगाने के लिए। पर्पस बहुत कुछ हो सकता है। और एक नॉन लोकोमोटरी एक्शन इंक्लूड एक्शन लाइक शेकिंग हैंड्स और मूविंग आईज विच डू नॉट इन्वॉल्व चेंजिंग। तो नैन मटक्का करने के लिए भी मूवमेंट काम आता है। नैन मटक्का करो, थोड़ा मजा आएगा, तो मजा आता है तुम लोगों को। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो कई तरीके के लोकोमोशंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। पहला एमोबॉइड लोकोमोशन, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एमोबॉइड ये नाम आया अमेबा से थे। एमोबॉइड लोकोमोशन किसमें होता है, अमेबा में होता है। तो परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा यूजिंग स्टीडोपोडिया, जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन को समझाने की जरूरत नहीं, किसको बोलेंगे, ऐसा ऑर्गन जिसका यूज करके हम लोकोमोशन कर रहे हैं उसको कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। हम अपने दोनों पैरों को यूज करके यहाँ से वहां कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए हमारा जो पैर है
वो लोकोमोटरी ऑर्गन है। उस तरीके से जो हमारे पास अमीबा है, हमारे पास नहीं है, कहीं पे भी है, अमीबा के पास सीडोपोडिया है, वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन, उसके थ्रू वो चलता फिरता है। तो ये हो गया हमारा, जिसको बोलते हैं टेम्पोररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ठीक है, तो व्हाट इज एमोबॉइड लोकोमोशन? तो अमेबा में पाए जाने वाले लोकोमोशन को एमोबॉइड लोकोमोशन कहते हैं, जो कि वो सीडोपोडिया नामी सीडोपोडिया के थ्रू करता है, सिंपल। 2 नंबर पर है सिलियरी लोकोमोशन। ये आपका सीलियम होता है, एक प्लांट का ही नाम है सीलिया, उसमें प्लांट बोलो सॉरी, एनिमल उसके अंदर होता है। इन्वॉल्व द यूज ऑफ सीलिया टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बारीक छोटे छोटे बाल्स होते हैं। ऐसा कोई कीड़ा भी देखा होगा, इमेज आपको फटाफट समझ में आएगा। तो जैसा कीड़ा जिसके छोटे छोटे बाल्स निकले हैं, वो बाल्स ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं, वो चलता रहता है। जैसे नाव में देखा हो ना आपने, जो चप्पू होता है, जैसे आगे पीछे होता है, नाव आगे चलती है, वैसे उसका छोटे छोटे बाल चप्पू जैसे आगे पीछे होते हैं, वो चलता रहता है। टू प्रॉपर द ऑर्गेनिज्म कॉमनली सीन इन द सर्टेन प्रोटोजोआ। फ्लैजेलर लोकोमोशन किसमें होता है? फ्लैजेलम में होता है। यूटिलाइजेज फ्लैजेलर लॉन्ग वेप लाइक स्ट्रक्चर, आगे दिखाता हूं मैं इमेज, फॉर मूवमेंट एज सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लेना। मैस्कुलर लोकोमोशन मेनली हमारे ऐसे ह्यूमंस में होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो लोकोमोशन तो बाद में, पहले मूवमेंट भी सिंपली मसल के थ्रू, हम हाथ हिलाते हैं, हमारा मसल मूव कर रहा होता है, और कई बार जो हम लोकोमोशन कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा मसल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, हम ऐसे कहते हैं हमारा रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फैसिलिटेट मूवमेंट टिपिकल इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आगे देखो, बाईपेडलिज्म मतलब पैदल चलना। 11 नंबर के बस है अपने पास, 11 नंबर के बस से चलेंगे, उसको बोलेंगे बाईपेडलिज्म। स्विमिंग क्या है? तो स्विमिंग हो गया आपके पास, बस स्विमिंग क्या है? तैरना है, हाथ पैर मार करके तैरते रहो। ए लोकोमोशन मेथड यूज बाय एक्वेटिक एनिमल्स एम्प्लॉइंग फिन्स, जो उनके पंख होते हैं उसको यूज करते हैं, वो हो गया हमारे पास। फ्लाइंग, उड़ना है, उड़ तो हम सकते हैं ना, हम लोग एरोप्लेन में उड़ जाते हैं। तो एरोप्लेन, जो असल एरोप्लेन तो बर्ड्स के पास है, तो बर्ड्स अपना पंख यूज करके उड़ता है, तो वो लोकोमोशन कैसे हो गया? फ्लाइंग, बस बात खत्म। अब एक एक करके कुछ कुछ लोकोमोशन डिटेल में बता रहा हूँ, चुपचाप देख लो, तो अच्छे से याद कर लेना। पहला अमेवा का बताऊंगा, फिर फ्लैजला का बताऊंगा, यूग्लेना का बताऊंगा, एंड फ्लैजला निशा स्टीलिया है। ठीक है, 3 है यहाँ पर। तो फिश का बताने वाला हूँ, 4 कर लेना, इसमें से कोई ना कोई एक तो रहेगा एग्जाम में। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे देखो, लोकोमोशन एंड प्रोसेस। लोकोमोशन अमेबा में कैसे होता है? देखो, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो आपको खास तौर से याद रखना है। लोकोमोटरी ऑर्गन स्टीरियोपोडिया, जिसको फॉल्स फिट भी हम कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में होता नहीं है। कैसे करता है देखो, ये क्या करता है? एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम स्टीडोपोडिया कहते हैं, जो कि सोल जेल के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, बाय सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जेल के जैसे ट्रांसफॉर्म होता है, शेप बनाता है। दूसरा क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म फ्लो करता है सीडोपोडिया में, अलोइंग द ऑर्गेनिज्म टू एक्सटेंड एंड मूव फॉरवर्ड। द प्रोटेक्शन ऑफ द सीडोपोडिया हेल्प्स इन रिट्रैक्शन, वापस से पुलिंग द बॉडी फॉरवर्ड, मूवमेंट इन स्लो टिपिकल। ठीक है, देखो समझ गया, पढ़ लिया, अभी इमेज देखो तभी समझ में आएगा आप लोग को। मैं इमेज में भी क्लियर बताता हूँ आप लोग, देखो ये पूरा पार्ट है, यहाँ तक आप समझो, एक हमारा अमीबा है। अब यहाँ से देखो, अमीबा से यहाँ पे देखो कंट्रैक्शन थोड़ा सा ना ये हुआ, यहाँ से जो साइटोप्लाज्मिक होता है वो सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आगे बढ़ता है। इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये जो शेप आपको देखने को मिल रहा है ना, ऐसा कुछ शेप बन जाता है। अब ये आगे बढ़ गया, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्राणी होता है। अब ये प्राणी थोड़ा सा आगे इस तरीके से शेप बनाता है, शेप बढ़ा रहा है, अब बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसी चीज को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। देखो ये एक फॉल्स बना, ऐसा लग रहा है कि वो पैर की तरह से आगे बढ़ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं पैर वगैरह उसके पास, वो बस इस तरीके से आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो पूरा जो पीछे जो भी चीज है, अब वैक्यूलो प्लाज्मा कुछ भी हो, उसको अपने तरफ वो खींच लेगा, जिसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। इस तरीके से पूरा बॉडी उसका आगे मूव कर गया। अब ये कहानी कंटिन्यू चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहना उसको। ठीक है, नॉर्मल इमेज जैसे ये हमारे पास था, एक अमेबा है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये एक पतला सा शेप कुछ बना, यहाँ से एक पतला शेप बना, ये आगे फिर बढ़ेगा, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। ठीक है, समझ गए? यही हमारा है। सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले अमेबा एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा आपका। कैसे बनता है? साइटोप्लाज्म का सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो सीडोपोडियम के अंदर चला जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात, जो प्लाज्मोडियम बना रिट्रैक्शन करेगा, यानी कि वापस से वो
सिकुड़ जाएगा, पहले तो फैला था वापस सिकुड़ करके फिर पीछे वाले चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ गया वो, ऐसा था, आगे बढ़ गया, फिर इस तरीके से आगे-आगे बढ़ता रहेगा। खत्म कहानी इसकी। चलो, पैरामोसियम की बात करें तो पैरामोसियम का जो लोकोमोटरी ऑर्गन उसका नाम है सीलिया। इसका प्रोसेस क्या है? यूजेस न्यूमरस टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया दैट कवर इट्स सरफेस। सीलिया बीट अ कोऑर्डिनेट rhythmic pattern, जिसको हम लोग मेटाकॉर्नल रिथम कहते हैं, टू क्रिएट वेव्स ऑफ मूवमेंट। द कोऑर्डिनेटिंग बीटिंग propels द पैरामोशियम थ्रू पैरामेशियम थ्रू वाटर फ्लोइंग इनटू। सिंपल है, ये लिख लेना उसको। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझ लो, ये देख रहे हो छोटे छोटे बाल आपको, जो रेड रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हो, यही मूवमेंट करता है। एक तो जूते के जैसा आपको दिख रहा होगा, जूते के सोल के जैसा है। इसमें आपको इस तरीके से देखो छोटे 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 बाल है। ये जो बाल है ना, ये आगे पीछे होते रहते हैं इस तरीके से, ये ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं। ऐसे ऐसे मूवमेंट के थ्रू ये आगे बढ़ने में हेल्प करता है पूरे बॉडी को, तो आगे बढ़ता रहता है। तो आपको मेन यही देखना, बाकी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा खिला है बेचारा। खत्म बात। आगे चलो, युगलेना के बारे में देखते हैं। युगलेना का जो लोकोमोटरी ऑर्गन उसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम या फिर फ्लैगुलम। इसमें क्या होता है? मूव्स यूजिंग अ सिंगल फ्लैगुलम। इसमें फ्लैगुलम मतलब इस तरीके का एक बेसिकली ऐसा होता है, इमेज दिखाई दूंगा, इस तरीके का एक एनिमल होता है ये, और इस तरीके से कुछ रस्सी नुमा टोटल निकला रहता है, इसके थ्रू ये मूव करता है। ये लेफ्ट राइट इस तरीके से है, जिधर भी ये डायरेक्शन में जाएगा तो थ्रू मूव करता है। The phlogram creates a series of waves that propel the euglena forward in helical path. हेलिकल पार्ट में चलने की मदद करता है, एक वेव बनाता है। इस तरीके से अगर ये जो रस्सी ऐसे ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से एक वेव बनेगा, जिसके थ्रू ये वेव के सहारे ही आगे बढ़ता चला जाता है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? हाँ। So this movement allows euglena to swim efficiently in water with a speed of about 3 मिलीमीटर पर मिनट। तो 3 मिलीमीटर वो 1 मिनट में जा सकता है, बहुत है उसके हिसाब से, और क्या ही जाएगा, उसका लाइफ भी तो बहुत छोटा है। हाँ, इमेज इमेज देखो, ये रहा हमारा इमेज। ये देख रहे हो, जिसको हमने फ्लैजलम के नाम से रखा हुआ, ये वाला चीज ही फ्लैजलम कहलाता है, और यही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, यही चीज है। बाकी तो आप देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज देख सकते हो, बट उतना इमेज बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। लास्ट हमारे पास है फिश। तो फिश के बारे में तो हमें पता ही है, फिश कैसे मूवमेंट करता है। इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो मस्कुलर ट्रेल्स एंड फिन्स है, जो पंख होते हैं वही है। तो जो टेल फिन्स है पीछे, मेनली जो फिश होता है, जो फिश का जो टेल फिन्स होता है ना, वो पीछे वाला जो फिन्स होता है, ये वाला, ये फिन्स काफी इंपॉर्टेंट होता है मछलियों में। ये वाला फिन्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में भी चेंज करने में हेल्प करता है, पीछे के बहाव को भी कंट्रोल करता है पानी का ये। बाकी तो ऊपर की तरफ एक होता ही है, नीचे की तरफ भी होता है। ठीक है, सस्ता मछली है अपना। While whale, while paired and unpaired fins help in steering and stabilization, स्टेबलाइजेशन में मदद करता है, और जो टेल फिन है का थ्रस्ट यानी कि दबाव का, पानी के दबाव को झेलने में मदद कर रहा होता है। जो दूर में पानी का दबाव को झेलने में मदद कर रहा है टेल्स। बाकी जो पेयर्ड है, कुछ फिन्स तो पेयर्ड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बाकी कुछ अनपेयर्ड है, वो लोग स्टेबल करने में हेल्प करते हैं फिश को। एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मोशन पुशिंग द फिश थ्रू द वाटर। द फिन्स असिस्ट इन मैन वेबिंग, अलाउइंग द फिश टू चेंज डायरेक्शन एंड मेंटेन द बैलेंस। ये तो जानकारी थ्योरेटिकल, ये आप देख लो, ये पूरा उसका है। ये देखो एंटीरियर डोर्सल फिन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अंदर देखो बॉडी में इस तरीके का डब्ल्यू शेप का भी स्ट्रक्चर होता है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर जो बना होता है मछली के बॉडी पे, इसको हम मायोटोम्स कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी ये जो हमारा देखो पीछे एक जो फिन है टेल फिन, इसको कॉर्डल फिन, और नीचे पोस्टेरियर डोर्सल फिन। तो टेल फिन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो पोस्टेरियर या फिर डोर्सल फिन उसको बोल लो, या कॉर्डल फिन। तो ये मेनली आपको किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको मेनली हिस्सा करेंगे उस पर, थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये थ्रस्ट में आपको हेल्प करेंगे। बाकी जो आपको दिख रहा है, पेल्विक फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स है, एंड ये ऊपर में एंटीरियर डोर्सल फिन, ये लोग आपको मेनली बैलेंस करने में हेल्प करेंगे जो भी, और आगे की तरफ पुश करेंगे, तो मछली इस तरीके से आगे मूव करेगी, डायरेक्शन भी चेंज करने में ये हेल्प करते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो चुका है, बधाई हो आपको। बस ह्यूमंस के बारे में बात है, तो ह्यूमंस तो हमें पता ही है, हमारे पास दो पैर्स हैं। मेनली हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। मूवमेंट इज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू बोन्स।
हमारी हड्डियों से जो मसल अटैच है हम उसको ही मूवमेंट करते हैं तो हमारा लोकोमोशन होता है। द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ वेरियस मसल ग्रुप्स अलाउइंग फॉर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। तो हमारे चलने का जो प्रोसेस है, नहीं कि सिर्फ पैर हिलाने से चल लेते हैं, तो पूरा जो मसल कनेक्ट है पूरा मूवमेंट होना चाहिए। पैर का जो पार्ट है वो, पैर को तो कहीं डायरेक्शन तो माइंड से मिल रहा है, तो ओवरऑल पूरा मसल का कनेक्शन हमारा बनता है। वेरियस मसल एक साथ कनेक्शन बनाते हैं, तब जाके हम चल पाते हैं, कूद पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खा पाते हैं, दूसरे को परेशान भी कर पाते हैं। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स के बारे में बात है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह पे जॉइंट है, बहुत सारा। जैसे कैसे हाथ में आप देखो तो ये भी एक जॉइंट है, इसको कलाई आप बोल सकते हो। तो ये हाथ हैंड अलग हो जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा। एक जॉइंट है जिसको थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, अगर यहाँ नहीं होता तो ऐसे ऐसे नहीं हो पाता। तो ये भी हम जो ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं तो ये भी एक जॉइंट के थ्रू है, वरना ये पूरा मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पार्ट होता है। जैसे ये जॉइंट है, कोई ना कोई जॉइंट लगा हुआ है। ये शोल्डर में हमारा जॉइंट है, तभी हम इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं। अगर ये जॉइंट ना होता तो ये पूरा मूव नहीं होता, ये शोल्डर पूरा बॉडी के साथ अटैच होता है। फिर यहाँ पे अगर जॉइंट ना होता एल्बो के पास यहाँ पर, तो ये पूरा हाथ ऐसे ऐसे मूव होता, कितना खराब लगता ना, ऐसे बेंड भी नहीं कर पाते। तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, पढ़ लेते हैं। उससे पहले देखो ये क्या पुरानी है पता नहीं, देखो कुछ तो है हमारे जैसा ही दिख रहा है जो कि चल रहा है। ठीक है। फिलहाल आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो जो पढ़ाएंगे याद रखो, एग्जाम में आएगा बाबू, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स तो जो एक कॉमन जगह होता है, जॉइंट हो तो जॉइंट्स है। जॉइंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और बिटवीन अ बोन एंड ए कार्टिलेज। या तो दो या दो से ज्यादा बोन्स के बीच में, हड्डियों के बीच में जॉइंट होगा को जॉइंट बोलेंगे। तो हड्डी जहाँ पे जुड़ रही है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक हड्डी हुई, यहाँ पे देख लो हड्डी मिलेगी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक हड्डी, तो ये हमारे एक जगह यहाँ पर जॉइंट है, वैसे यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट है। घुटना देख लो, घुटने को पकड़ो, घुटने में तो मजेदार जॉइंट है। ठीक है। फंक्शन बहुत सिंपल है। दे सर्व एज fulcrum for the movement, enabling the skeletal system to function effectively with the help of muscles. Classification. So joints are classified based on their structures and the degree of movement they allow. कितना डिग्री वो मूव कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा है कुछ। तो आगे देखो, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में दो तीन तरीके की, एक तो सिंपल इमूवेबल है जो कि मूव होगा ही नहीं, तो हम लोग फीवरेस जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि नो मूवमेंट अलाउड, एग्जांपल स्ट्रक्चर इन स्कल। तो हमारा जो पूरा ढांचा है वैसा तो होता नहीं ना, ये जो पूरा बॉडी है, स्कल हम लेंगे, ऐसा हुआ है कि आपने पूरा ये पेट पकड़ करके पूरा बॉडी पीछे घुमा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो ये सब इमूवेबल जॉइंट्स, ये मूव होगा नहीं। ऐसा काश होता है, इसे पकड़ के पूरा पीछे घुमा देते हैं, ये पूरा जो पैर हमारा दोनों पकड़ के पूरा घुमा देते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो पूरा बॉडी यहाँ से लेके नीचे कमर के पास जो जॉइंट है, ये सब इमूवेबल जॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, जिसको कार्टिलेजियस जॉइंट्स बोलते हैं। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होते हैं। एग्जांपल इंटरवर्टेबल डिस्क इन द स्पाइन अलोइंग स्लाइट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो हम पूरा इसको घुमा नहीं सकते, बट ये जो हमारा है बॉडी, हम इसको ऐसे आगे तरफ बेंड कर सकते हैं, पीछे तरफ ऐसे बेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे हम ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं। ये थोड़ा 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 मूवमेंट। और एक होता है फ्रीली मूवमेंट, जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है। इनमें होता है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होगा। एग्जांपल सिंपल हाथ वगैरह उठा, एक मार, चलता है, यही सब है। तो ये जो हमारे पास था अभी, ये वाला जो आदमी था, फ्री मूवेबल जो जॉइंट्स है, जिसको जो फ्रीली मूव है, उसके ये सारे टाइप्स है। फ्री मूवेबल जॉइंट्स में एक नंबर पे आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल होगा, बॉल पे एक इस तरीके से सॉकेट लगा होगा बाबा, तो ये होता है घुटने के पास। ये रोटेशन मूवमेंट अलाउ करता है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स में पाया जाता है, शोल्डर के पास, हिप के पास रहता है। हिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स क्या था, परमिट बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग, ये एल्बो एंड नी जॉइंट्स में होता है। पाइवट जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा होता है आपका पाइवोट जॉइंट्स। पाइवोट जॉइंट्स, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ठीक। ओके। तो पाइवट जॉइंट्स क्या है, ये अलाउ रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन द एटलास एंड द एक्सिस इन द नेक। सबका इमेज दिखाऊंगा, भी टेंशन मत लो, बस पढ़ लो। ठीक है, इतना पढ़ ले ठीक है, बाकी भी नीचे का पढ़ लेना, जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो देख लो ये हमारे पास है, दूसरा ये देखो। जरा तुम मुझे बताओ इसमें कौन कैसा टाइप है। तो मुझे तो ये थिंक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लग रहा है, जो कि शोल्डर जॉइंट है आपके पास। ठीक है। ये कैसा जॉइंट है, फीमर है, ये तो अलग अलग घुटने का पास का जॉइंट लग रहा है मुझे। ठीक है। आइए देख लो, दो बोन्स आपस में मिल रहा है इस तरीके से, बीच में जगह खाली।
देखिए जॉइंट्स हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर हैं, कौन सा जॉइंट्स कैसा होता है बस वो आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो मेनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद रखना जो कि शोल्डर एंड हिप में होता है। हिंज जॉइंट्स आपका एल्बो एंड नी में होता है। एंड पाइवोट जॉइंट्स आपके पास एटलास एंड द एक्सिस इन द नेक के पास मिलेगा। तो एटलास एक्सिस इन द नेक तो यही है ना भैया, इधर ही मिलता है। ये इससे 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 मूवमेंट होता है। ऐसे कभी हुआ है कैसे पकड़ के पीछे घुमा दिया और देखो, नहीं नहीं होगा, ज़्यादा होगा नहीं। ऐसा नहीं ना किया, हाँ ऐसा होता नहीं है। पूरा एकदम 360 नहीं घूमेगा, थोड़ा बहुत घूमेगा, ठीक है। ये चीज़ है। चलो अब लास्ट एक टॉपिक दिखाता हूँ मैं आपको जो होता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं आपके बुक में दिए हुए, मैंने देखा था, थोड़ा सा वहां से निकाल के लाए हैं वो आप लोगों के लिए। बड़ा ही तड़कता भड़कता कुछ कुछ है, जैसे कि हमारे पास अब देखोगे तो एक फ्लेक्सेशन समझ लो, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, बस बहुत है। फ्लेक्सेशन क्या है? डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो और नी। तो एंगल कम करना, जैसे ये मेरा हाथ था, एंगल कुछ होगा, मैंने इसको गिरा दिया, एंगल कम हो गया, एंगल ना, या एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री कर दिया, तो ये हुआ फ्लेक्सेशन। एक्सटेंशन क्या हुआ? इंक्रीजिंग द एंगल, तो इसमें एंगल हम बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल हाथ को फिर वापस उठा लेंगे, खत्म। एबडक्शन, मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऐसा समझ लो, ये हमारा मिड लाइन है, ये फिर ऐसा मिड लाइन है पूरा बॉडी का। इससे अगर हम दूर ले जाते हैं तो एबडक्शन, करीब लाते हैं तो एडक्शन। इमेज देखना है, इमेज देखो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो फ्लेक्शन, ये हमने हाथ उठाया तो फ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि ये हमारा एंगल आपका, ये एंगल इंक्रीज हो गया। वापस से ये देखो हाथ हम वापस से लेके आ गए अपने जगह पर, तो एंगल वापस से 0, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो सिंपल है। पैर को भी उठाएंगे तो भी फ्लेक्शन है और गिराएंगे तो भी एक्सटेंशन है। तो सिंपल, कोई भी बॉडी पार्ट जब एंगल बढ़ा रहा है फ्लेक्शन, एंगल कम कर रहा है तो एक्सटेंशन। समझ आई बात कि नहीं आई? आगे चलो। एबडक्शन एडक्शन देख लो, ये देख लो, ये हमारा मिडिल पार्ट है, जिसको हमने मिडिलाइन पार्ट बोला आपका, ये जिससे इसको सेंटर मान लो हमारा पूरा। तो यहाँ से हमने हाथ को उठाया, हम दूर ले गए, तो ये हुआ एबडक्शन, ठीक है। अब वापस हम इन हाथ को वापस ले आते हैं, करीब ले आए, तो ये हो गया एडक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के मूवमेंट्स आपके दिए गए हैं बुक में, आप चाहो तो उनको पढ़ना। मेरे हिसाब से ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 में से कोई ना कोई एग्जाम में आएंगे। ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो पढ़ने से फ़ायदा है जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम उसी को पढ़ेंगे जिससे जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आपका टोटल 1.1, 1.2 एंड 1.5 कंप्लीट हुआ। 1.3 एंड 1.4 में टाइम लगेगा, कोशिश रहिए आ जाएगा जल्दी, बट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरा फोकस रहने वाला है मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स के ऊपर देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। मैथ्स में एक प्रॉपर क्रैश कोर्स लाने की कोशिश है मेरी। आज के 10 डेज में आपके मैथ्स के प्रिपरेशन को ऐसा बूस्ट लगाएगा और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ उसमें ना, बिलीव नहीं करोगे क्या कंटेंट आपको मैथ्स में मिलने वाला है अभी। एक अलग ही लेवल की चीज़ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराना यार, एक एक करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा मैं, ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा आपको जिसको तो आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर डालोगे। देखिए मैथ्स में कलाकारी उसी में कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसमें नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन कराया, टीचर ने करा दिया, आपने बस सीख लिया, बस उसी को कर दिया, ना ना ना। अगर मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से आ जाए और आप उसको सॉल्व कर डालो। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, बाकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपकी गलती है। तो ऐसी ऐसी चीजें पे आपको मेंसुरेशन, ट्राइग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड आपको मैं देने वाला हूँ आने वाले मैथ्स के वीडियो में। तैयार रहना यार। सब्सक्राइब करने में जल्दी बोलता नहीं हूँ, बट अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी चीज समझ में आ रही है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नीचे एग्जाम एग्जाम बोल नीचे कमेंट में लिख देना कि सर माध्यमिक एग्जाम में हम फोड़ेंगे। कमेंट में जाकर के लिख देना कि माध्यमिक एग्जाम में हम फोड़ेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार है। मैं तो पूरी तरीके से हथियार आपको दे दिया है, चलाना भी सिखा रहा हूँ। कुछ दिन में पूरे तरीके से ट्रेन कर दूंगा, एग्जाम में जाके हम लोग साथ में मिलकर फोड़ेंगे। लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखो, माध्यमिक एग्जाम में फोड़ेंगे। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस कमेंट से। चलो फिलहाल अब मुझे दो इजाजत इस वीडियो से। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे चौके छक्के मारने वाले। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठंड अब जा रही है, तो एक आता हुआ ठंड, एक जाता हुआ ठंड, दोनों ही रेड सिग्नल होते हैं, तो जाने दो इसको अच्छे से। थोड़ा हीरोपंती कम कर लेना, सभी के लिए एडवाइस है।
ताकि ठंड से बचो। इस टाइम पे अगर आपको ठंड से दोस्ती हुई तो फिर वो दोस्ती बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, ठीक है? तो उससे दोस्ती मत करना, दूर रहो उसके, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।